जय हिंद साथियों, DY क्लासेस में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जो कि और कला संस्कृति मूल किताब में से करेंगे। अपन 10वीं क्लास की किताब है, इसको कंप्लीट करेंगे। अपन 4-4 पेज डेली कवर करेंगे। आज अपन इतिहास का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अपने पास में, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है, अब बने रहिए एंड तक और चलते हैं अपन। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान नाम से 1949 से पूर्व कोई भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और ये 1829 में इन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। राजस्थान या राजस्थान किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कौन सी बुक में? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को, कब? 30 मार्च 1949 को जब एकीकरण हुआ तो सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया था। कब? 30 मार्च 1949 को। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है वो मरु, धनु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि हैं। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है, जो कि आज के टाइम पर जोधपुर संभाग है। उसके लिए मरु और धनु का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जोधपुर पहले मरु फिर मरुबार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ का जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, केर और पीलू आदि होते हैं। क्या? समी, केर और पीलू आदि होते हैं। ये है बीकानेर। जांगल देश का ऐसे कहते हैं अपन, बीकानेर थे। समी, केर और पीलू ये तो वृक्ष हैं। और बीकानेर और नागौर व आसपास के क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। कहाँ? बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य क्षेत्र जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र कौन कौन से थे? धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। मत्स्य में भी थे इसके और सूरसेन में भी थे। ठीक है, यह भी एक प्राचीन राज्य था। सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। सूरसेन भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जो देख लेते हैं अपन। महाई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। कांठल कौन सा? महाई नदी के आसपास का भूभाग, जो कि आज के टाइम में प्रतापगढ़ के भूभाग के आसपास का। क्योंकि यह क्षेत्र महाई नदी के किनारे कांठे पर स्थित था, इसलिए इसे कांठल कहते थे। 56 गाँव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान। 56 का मैदान कौन सा? 56 गाँवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। ये अपने पास में प्राचीन नक्शे के आधार पर बता रखे हैं कौन सा प्रदेश कौन सा है इसमें। जांगल और ये सब दिख नहीं रहा भाई साहब। मारवाड़ ये रहा। और कौन कौन से हैं? ढूंढाड़, हाड़ौती, बांगड़, ये हैं और भी हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है 56 का मैदान कहलाता था। कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। ठीक है, अब भैंसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल न जाना जाता था। ऊपरमाल
नाम से जाना जाता था। कौन सा? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण किसके नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल का पठार, जिसे अपन कहते हैं कहाँ से? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। ठीक है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। गिरवा की पहाड़ी अपन कहते हैं उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, काम की चीज़। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहता था बागड़। और कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती। और सीकर झुंझुनू में चूरे का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। ठीक है। इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं। काल के आधार पर मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कितने कालों में? 3 कालों में। कौन कौन सा? प्राकयुग, आदियुग और कहाँ थे अपन? प्राकयुग। कितने कालों में? 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राकयुग, आदियुग और ऐतिहासिक युग। प्राकयुग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे क्या कहते हैं? जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं है वो तो प्राकयुग, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है तो अपरिचित हो गई। और आदियुग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं। आदियुग किसे कहते हैं? जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं वो तो क्या है? आद्य युग। ठीक है। किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं तथा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। लिखे तो हैं लेकिन पढ़ना संभव नहीं हुआ है उनकी लिपि को, वो है आद्य युग। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिनको अपन पढ़ सकते हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, वो क्या कहते हैं? ऐतिहासिक युग। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त करते हैं। प्राकयुग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक प्राकयुग। और आदि युग को, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक। कितनी? 600 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के काल से। ठीक है। ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है, वो अपन का ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। कहाँ हुआ था मानव सभ्यता का उदय? नदी घाटियों में। क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। फल कौन से थे? कंदमूल फल प्रचुर मात्रा में होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी मिल जाते। जहाँ जल है वहाँ पशु पक्षी तो होंगे ही, जानवर तो आसानी से उपलब्ध हो जाते। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। जहाँ अपन का आज रेगिस्तान देखते हैं वहाँ समुद्र विद्यमान था पहले, ये ऐसा कहा जाता है। सरस्वती और द्रस्तवती नदियाँ, कौन कौन सी? सरस्वती और द्रस्तवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थीं। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी वजह से मानव सभ्यता के मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल, जहाँ से मानव सभ्यता के उद्भव हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अपन देखते हैं पूर्व पाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब। पूर्व पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर मिले हैं यहाँ से। कौन से? क्वार्टजाइट पत्थर मिले हैं यहाँ से कि अनेक उपकरण से ज्ञात होता है। क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए तो उपकरण कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व, कितने? 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति विद्यमान थी, पूर्व पाषाण काल में मिलते हैं। और 1870 में C.A. हैकेट, कौन? C.A. हैकेट ने कब? 1870 में सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, कहाँ पे? जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, पत्थर से बनी हस्तकुठार, हाँ पत्थर से बनी हस्तकुठार खोज निकाली। किसने? C.A. हैकेट ने। कब? 1870 में। कहाँ पर? जयपुर और इंद्रगढ़। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। कहाँ से? सेटनकार ने कहाँ से खोजे? सेटनकार ने खोजे झालावाड़ से। ठीक है।
उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना। संग्रहालय विभाग कहाँ का? नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना। संग्रहालय विभाग तो नई दिल्ली से और डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। और राजस्थान पुरातत्व के संग्रहालय विभाग के आर सी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, कौन कौन सी नदी? चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। किनके सहयोग से? ये संग्रहालय के विभाग के आर सी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने। तो ये सब हमारे का पड़वे को बीमारी लगा दी। आगे बढ़ते हैं अपन। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ओलचिन को है। जालौर से कौन के? जालौर से इनका श्रेय जाता है बी ओलचिन को लिए। कौन? बी ओलचिन। उपयुक्त संपूर्ण भूभाग एवं पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। बिल्कुल, ये तो हो गया अपन का पूर्व पाषाण काल। अब आता है अपन मध्य पाषाण काल में। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में क्रमिक विकास कहानी की दूसरी कड़ी के राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिम राजस्थान में लूनी और पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी नदी? लूनी और उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ की बेड़च नदी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। कहाँ से? एक तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदी और चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन। विराटनगर से कौन कौन सी जगह है मध्य पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से मिले? लूनी नदी और उसकी सहायक नदी, चित्तौड़ की बेड़च नदी, विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन। इस काल में छोटे उपकरण छोटे होते, हल्के होते और कुशलता से निर्मित होते हैं। यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं ये छोटे और हल्के, कुशलता से निर्मित होते हैं। ये उपकरण जैसे जैस्पर, याद करने वाली, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने होते हैं। ये तो पत्थर हैं। कितने प्रकार के पत्थर है गए? जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी, ये पत्थर थे जिनसे बने थे उपकरण। कौन कौन से? जिनमें ब्लेड भी आती, एग्रेवर या एंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। ये सब उपकरण है भाई साहब। ब्लेड, एग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया है इन उपकरणों को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उत्तर नवपाषाण काल। उत्तर नवपाषाण भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो इसमें कुछ नहीं है। अब राजस्थान में धातु काल को देख लेते हैं। धातु का प्रयोग कहाँ से, कब से, कैसे प्रारंभ हुआ? ये पहले ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकांसिक काल, ताम्रपाषाण देखना। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के सभी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण, ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं जो तत्कालीन युग के में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, कहाँ से? गणेश्वर से तो मिले ही हैं। ताम्रकालीन युग के साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिले हैं गणेश्वर से। ठीक है, सीकर में ये कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूंड, राजसमंद, आहड़ व झाड़ौल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, कुराडा, नागौर, सावड़िया व पूगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, कराडोद व चीथवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालौर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहौली, सवाईमाधोपुर, मल्हा, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है धातु काल में ताम्रपाषाण के उपकरण के कारण। ठीक है, अब लोह काल के कहाँ से मिले अपन देख लेते हैं।
लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान। ताम्र के और कांस्य के बाद में क्या कहा, लोहे का। उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। लोहे का उपयोग वो भी लगा तो सब कुछ भी चेंज है वो। राजस्थान में नुहो भरतपुर। कहाँ से, नुहो भरतपुर पहली बात। फिर जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा, जोधपुर मत करना, जोधपुरा जयपुर है। सुनारी झुंझुनू, सुनारी झुंझुनू है भाई साहब। रेड टोंक में आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नुहो से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसके, लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन, नुहो से प्राप्त लोहे के अवशेषों से मिलती है। जोधपुर तथा सुनारी, जोधपुरा, जोधपुर नहीं, जोधपुरा जो कि जयपुर में, सुनारी जो कि झुंझुनू से लोहे के गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं, लोहे गलाने की भट्टियाँ जोधपुरा और सुनारी से, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने, ये भी अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने भी जोधपुरा और झुंझुनू से। रेड, रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था। रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता था, रेड टोंक में, ठीक है। प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था। और लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW का उदय हुआ। लोह काल के पश्चात आई है लोह, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड कैसे हैं, सलेटी रंग के हैं, और ये लोह काल के पश्चात आए हैं, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर PGW कहते हैं। इसका उदय हुआ था लोह संस्कृति के बाद में, लोह काल के बाद में। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर और सुनारी नुहो आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कि देख, 600 ईस्वी पूर्व में। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। अब शुरू कर रहे हैं अपन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्लास बड़ी हो सकती है, 30-40 मिनट की शायद, समथिंग 30 मिनट की समथिंग होगी। चलो शुरू करते हैं ना, बने रहना भाई साहब, मज़ा आएगा। कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले आती है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र। वर्तमान में घग्गर नदी प्राचीन थी, द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। सोच रहे हो, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। कितनी, 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण यहाँ का नाम कैसे पड़ा, कालीबंगा पड़ा। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। किसने करी 1952 में सर्वप्रथम, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और BK थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। कौन कौन, 1961-62 में बीबी लाल और BK थापर, और उससे सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने। उत्खनन ने इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर, 5 स्तर सामने आए। भाई साहब पूरी टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की है। सामग्री के समान समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, और हड़प्पा सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम की है। ठीक है ना, काम की चीज़। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, बिल्कुल। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। मिट्टी की ईंटों को कैसे, धूप में पकाकर, यानी कि कच्ची ईंटें हैं
प्रयोग किया जाता था। मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। बहुत काम का वैसा भी है ना। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनके अवशेष कैसे हैं, पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। सुंदरता सुडौलता ऐसी नहीं है ना। और वर्तमान का रंग लाल है, बर्तनों का रंग बर्तनों का रंग कैसा है, लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों का रंग कैसा है, लाल है। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें धूप में सुखाकर बनाए जाते हैं मकान, ठीक। और ऐसा और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे, ऐसा अनुमान लगाया है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान के यहाँ से के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। समाधान पद्धतियों की कालीबंगा में, ठीक है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। कंकाल की खोपड़ी में, बच्चे की कंकाल खोपड़ी में कितने छिद्र मिले हैं, 6, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का पता लगाया जाता है। प्रमाण मिला है मतलब कि मस्तिष्क शोध बीमारी का भी इलाज भी किया जाता था, ठीक है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, कैसी बैलगाड़ी, खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है भाई साहब, है ना। सारी चीज़ काम की याद तो होगी कौन कौन सी, मिट्टी की ईंट मिली हैं, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बर्तनों का रंग कैसा, पतले लाल रंग है। और कैसे काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत में 2 फसल उगाते हैं, ऐसा प्रमाण मिला है। कालीबंगा कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। बच्चे कंकाली खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोध की बीमारी का इलाज का पता चलता है। खिलौना बैलगाड़ी, वनकुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपन के आहड़ सभ्यता। कौन सी, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। कालीबंगा सभ्यता कितनी की, 6000 वर्ष पुरानी। और आहड़ सभ्यता कितनी है, 4000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे, ठीक है। उत्खनन किसने, उत्खनन हवाला दिया। यह सभ्यता का एक टीले के नीचे दबी हुई है और जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं, धूलकोट या मिट्टी का टीला। सर्वप्रथम 1953 में, कब, 1953 में यह अक्षय कीर्ति व्यास ने, किसने, अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। फिर इसके बाद आए रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल कहते हैं, और HD सांकलिया। रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया, ठीक है। किस किस के निर्देशन में, अक्षय कीर्ति व्यास के बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में। कितनी वर्ष पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी है। कब करा गया, 1953 में उत्खनन करा गया। धूलकोट यानी मिट्टी का टीला है, या के ऊपर ये स्थित है, नीचे दबी हुई मिली है उसके नीचे, ठीक है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। ईंटों का तो प्रयोग करते ही है मकान बनाने में, धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थरों का भी प्रयोग करते थे आहड़ सभ्यता में, ठीक है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे। गजब के आदमी थे, आभूषण और गहने दे के दफनाते। खुद भी चल जाएंगे तो सोना चांदी मिल ही जाओ। इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन करने में उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले, आहड़ से, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। कैसे, लाल काले मिट्टी के बर्तन इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम क्या था, ताम्रवती नगरी भी मिला है। आहड़ का दूसरा नाम क्या, ताम्रवती नगरी। यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों से के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं, यहाँ पे तांबे के औजार और उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया गया है। रंगाई छपाई व्यवसाय का उन्नत होने का प्रमाण भी लगाया गया उत्खनन से, ठीक है। ठप्पे मिली हैं, मोहरें इनसे। नेक्स्ट ग्लूंड सभ्यता।